ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट्स तक अध्ययन कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट हमने अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्ययन करेंगे प्रोटीन की। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी। और जो प्रोटीन होता है इसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण यौगिक। अति महत्वपूर्ण यौगिक यानी ये हमारे जीव शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। क्लियर? आगे आ जाइए। ये जो प्रोटीन होते हैं यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। CHON। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्रोटीन के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन और होगा। ठीक है ना? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा इनकी खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ये जो प्रोटीन होते हैं यह रंगहीन होते हैं, न तो इनका कोई रंग होता है, ये गंधहीन होते हैं, कोई गंध नहीं होती, और ये स्वादहीन होते हैं। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होते हैं। ये प्रोटीन जल स्नेही होते हैं, अर्थात जल को अपने ओर आकर्षित करते हैं, और इनका जो अणुभार का जो मान होता है वह उच्च होता है। अणुभार उच्च होता है। ठीक है? याद रखिए प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। याद रखना, एक नंबर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। इन्हें अति महत्वपूर्ण यौगिक भी कहा जाता है। किस किस से मिलकर बने हुए थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यह रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन, अर्थात ना कोई रंग होता है इनका, ना ही कोई गंध होती है और ना ही कोई स्वाद होता है। क्लियर? ये जल स्नेही यानी जल को आकर्षित करते हैं और इनके जो अणुभार का मान होता है वह उच्च होता है। एक चीज और, जो प्रोटीन होते हैं इनकी एकलक इकाई जो होती है, प्रोटीन की एकलक इकाई वो होती है एमिनो एसिड्स, अर्थात यह अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। याद रखिएगा, है ना? इंपॉर्टेंट राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटीन होते हैं इनकी एकलक इकाई क्या होती है? तो इनकी एकलक इकाई होती है एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ये बाल में, त्वचा में, प्रोटीन अपने जो बाल, त्वचा, हीमोग्लोबिन, बाल, त्वचा, हीमोग्लोबिन और कोशिक, जो जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना, ये सब किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वापस से एक दफा हम रिपीट करते हैं। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए ये पाया जाता है CHO। प्रोटीन में CHON। ना कोई रंग होता है, ना ही गंध होती है और ना ही स्वाद होता है। जल को आकर्षित करते हैं और इनके अणुभार का मान उच्च होता है। प्रोटीन की एकलक इकाई अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाती हैं। और हमारे जो बाल हैं, त्वचा है, हीमोग्लोबिन, हमारे जो नाखून है, यह भी किसके बने हुए होते हैं? यह भी
प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। और जो आपने एक चीज और देखी होगी, आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा, एंजाइम्स उच्च अणुभार वाले प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वह भी प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है? आगे आ जाइए, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इस प्रोटीन का वर्गीकरण संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा होता है कुंडलीनुमा प्रोटीन। कुंडलीनुमा प्रोटीन, तो जो प्रोटीन होता है उसे संगठन के आधार पर दो भागों में, पहला रेशेदार प्रोटीन और सेकंड होता है कुंडलीनुमा प्रोटीन। जो रेशेदार जो प्रोटीन होता है, इसकी जो संरचना होती है वह रेखीय होती है। कैसी होती है संरचना? रेखीय। नाम से मालूम चल रहा है रेशे के रूप में होगा, अर्थात संरचना कैसी होगी? रेखीय होगी। इनके अंदर क्या होता है कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है रेशेदार प्रोटीन्स के अंतर्गत। ठीक है ना? और जो रेशेदार जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनकी जो संरचना होती है ताप और पीएच पर परिवर्तित नहीं होती। ताप व पीएच पर संरचना परिवर्तित नहीं होती। क्लियर? आगे चलिए, ये जल में है ना अम्लीय होते हैं, जल में अम्लीय रेशेदार प्रोटीन्स जल में अम्लीय होते हैं। अगर उदाहरणों की बात की जाए तो जैसे आपका रहेगा कोलेजन प्रोटीन, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। उदाहरणों की अगर बात की जाए तो उदाहरण हो जाएगी रेशेदार प्रोटीन में कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, मायोसिन जो प्रोटीन होता है ना, वह भी इसी का उदाहरण है, मायोसिन। ठीक है? और एक किनेटिक प्रोटीन। ये तीनों के तीनों उदाहरण आते हैं किसके? रेशेदार प्रोटीन के। और जो जंतुओं के अंदर जो संरचनात्मक ऊतक होते हैं जंतुओं के, वह रेशेदार प्रोटीन से ही बने होते हैं। संरचनात्मक ऊतक किससे बने होंगे? रेशेदार प्रोटीन से। देखिए, वापस से हम एक दफा रिपीट कर देते हैं। संगठन के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, एक रेशेदार और दूसरा कुंडलीनुमा। रेशेदार प्रोटीन संरचना कैसी होगी? देखिए, कौन सा बंध पाया जाएगा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। इनका ताप और पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी जो संरचना होती है रेशेदार प्रोटीन की संरचना का ताप व पीएच पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। जल में कैसे होंगे? अविलय होंगे। जल में यह विलयशील नहीं होंगे। उदाहरणों की बात करें, कोलेजन प्रोटीन, मायोसिन और केराटिन प्रोटीन, तीनों के तीनों प्रोटीन जो होते हैं यह रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। और संरचनात्मक ऊतक जितने भी हैं जीव शरीर में, वह सारे के सारे रेशेदार प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, कुंडलीनुमा प्रोटीन। सेकेंड, कुंडलीनुमा प्रोटीन। ये जो कुंडलीनुमा जो प्रोटीन होता है ना, इनकी संरचना कुंडलित होती है, कुंडलीनुमा संरचना होगी, संरचना होगी कुंडलीनुमा।
इनके अंतर्गत होता क्या है, जो हाइड्रोजन अंतरा आणविक हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य में पाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। जीवन चक्र को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा प्रोटीन करेंगे? कुंडलीनुमा प्रोटीन जो है वह जीवन चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगर उदाहरणों की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात करें, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में, सॉरी, हीमोग्लोबिन। इंसुलिन जानते हो ना, इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन क्या होता है? एक प्रोटीन ही है। इंसुलिन और इसके अतिरिक्त एल्बुमिन। ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण है? यह कुंडलीनुमा प्रोटीन्स के उदाहरण है। क्लियर? याद रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जल अपघटन के आधार पर। यह तो बांटा था हमने किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। अब संगठन के बाद में किसकी बात आ जाती है? जल अपघटन के आधार पर। अब जल अपघटन के आधार पर भी दो प्रोटीन्स को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, जल अपघटन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो साधारण प्रोटीन फर्स्ट, साधारण प्रोटीन, और दूसरा आता है सेकेंड संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन। क्लियर? साधारण प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। जब आप साधारण प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन में क्या अंतर है? इनका जल अपघटन आप करवाएंगे तो आपको केवल अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होंगे। जल अपघटन करवाने पर केवल और केवल आपको अल्फा एमिनो एसिड ही प्राप्त होंगे। अगर उदाहरण की बात करें, एल्बुमिन, ये कैसे लिखा जाता है? ग्लोबिन, ये दोनों उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? साधारण में। आप इनका जल अपघटन करवाइए, आपको केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होंगे। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एमिनो एसिड तो प्राप्त होंगे ही, एमिनो एसिड्स के अलावा अप्रोटीन भाग और प्राप्त होता है जल अपघटन करवाने पर। अप्रोटीन भाग प्राप्त होता है। ठीक है? ये जो अप्रोटीन भाग होता है ना, ये कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है? क्या कहलाएगा? यह प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। अब देखिए, अगर इसके अंदर ये मुख्यतः तीन होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फर्स्ट, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रोटीन का अर्थ होता है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना? और न्यूक्लियोप्रोटीन यानी जो अप्रोटीन भाग होगा वो कौन सा होगा? न्यूक्लिक अम्ल।
यहाँ प्रोस्थेटिक समूह कौन हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? आगे आ जाइए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या हो जाएगा? जो अल्फा एमिनो एसिड पाई जाएगी प्लस कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाएगी। क्रोमोप्रोटीन्स में क्या होगा? अल्फा एमिनो एसिड्स पाई जाएगी प्लस वहां पर कोई ना कोई रंजक उपस्थित होगा। तो तीन प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड प्लस न्यूक्लिक अम्ल, ग्लाइकोप्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, क्रोमोप्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड प्लस कोई ना कोई रंजक उपस्थित होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है प्रोटीन्स को जल अपघटन के आधार पर। वापस से देखिए, साधारण प्रोटीन में आप जल अपघटन करवाइए, केवल अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होगा जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिन। संयुग्मित प्रोटीन में क्या होगा? अल्फा एमिनो एसिड्स के अतिरिक्त अप्रोटीन भाग पाया जाता है। जो अप्रोटीन भाग होता है वह प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके नोट्स में देखिए, बिल्कुल एज इट इज आपको परिभाषा मिल जाएगी। ठीक है ना? तो जो अप्रोटीन भाग होगा वह प्रोस्थेटिक समूह कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मुख्य रूप से तीन होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, उसमें क्या होगा? जल अपघटन करवाएंगे, आपको अल्फा एमिनो एसिड प्लस न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, वहां पर आपको जल अपघटन करवाने पर अल्फा एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आएगा क्रोमोप्रोटीन, वहां पर आप जल अपघटन करवाइए, आपको अल्फा एमिनो एसिड्स प्लस कोई भी रंजक आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट आ जाता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होता है? देखिए मैसेज आता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स की एक अलग इकाई होती है। एक अलग इकाई है। इनका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह से होता है। क्लियर? इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना की अगर बात करें, CH एक तरफ जुड़ा होगा एमिनो समूह और दूसरी तरफ जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है? राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में दो ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक अलग इकाई प्रोटीन की, एक अलग इकाई एमिनो एसिड। ठीक है? और संरचना ये होती है, आप दोनों को याद रखिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इससे आगे का हम